Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर 14 सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया को हम करा रहे थे और दोस्तों याद होगा ये सारे के सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज की क्लास में आपको पार्टिसिपेटरी नोट कराऊंगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये हमारी पिछली जितनी चीजें उनसे रिलेट खाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपने हमारी सारी पिछली वीडियोस देख ली और इनकेस नहीं भी देखी तो टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा बेस कराते हुए ही चलूंगा, ठीक है। तो मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ बुक में ये चीज कहाँ दे रखी है। देखो बुक के अंदर पार्टिसिपेटरी नोट्स का जो टॉपिक है वो आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। बट मैं अभी बुक से रीडिंग ले रहा हूँ। पहले मैं अपने सेल्फ जो नोट्स बनाता हूँ उनसे पहले समझाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक को रिगार्डिंग मुझे आपको डिटेल डिस्कशन करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम इस बुक के ऊपर आएंगे कि इस बुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा एक हिस्ट्री बताऊंगा कि पार्टिसिपेटरी नोट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और फिर बताऊंगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर रूल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है पार्टिसिपेटरी नोट्स। चलो पहले हेडिंग डाल लेते हैं पार्टिसिप। और मेरे साथ साथ ध्यान से सुनना दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी कोई नोटिंग नहीं करेगा, पहले चीजों को समझ लो, इसके बाद आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको पी नोट्स भी बोलते हैं या फिर पीएन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको पार्टिसिपेटरी नोट कर रहे हैं, पूरा डिटेल डिस्कस कराएंगे कि हाँ ये क्या होता है, ठीक है। चलो पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर हमें लोन की जरूरत है, ठीक है, लोन भी छोड़ो, अगर हम बात करते हैं अपने पास कि कोई बंदा पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, तो पैसा वो किस किस तरीके से लगा सकता है। यानी मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे कि अगर कोई पर्सन स्टॉक मार्केट की बात करता है या पैसा लगाने की बात करता है तो उस केस में हमारे यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल मार्केट की बात करता है। इससे ना आज की क्लास से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट की। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती है। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इससे आपको बैंकिंग वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत उसका पार्ट। एक आपका होता है मनी मार्केट। कुछ कुछ याद आ रही है पुरानी शक्तियां आप लोगों को कि ये चीज मैंने कभी किसी जमाने 60-70 साल पहले कराई थी। हाँ हाँ सर याद आ रही है, मनी मार्केट। और एक आपका होता है कैपिटल मार्केट। कुछ कुछ याद आया? हाँ सर याद आया। क्या याद आया कि सर मनी मार्केट होता है जब हम शॉर्ट टर्म के अंदर डीलिंग करते हैं। किसमें करते हैं? शॉर्ट टर्म के अंदर डीलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। और अगर हम लॉन्ग टर्म की डीलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, ठीक है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपको याद होगा, आपको ट्रेजरी बिल पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाई थी चीजें, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी होता है, आपको पता है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये किस में डील करता है? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? ये सर याद आ रहा है। एक आपका होता है प्राइमरी मार्केट, जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज की जो खरीद बेच की जाती है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर की जाती है। और जब उसको हम दोबारा बेचते हैं तो उसको हम अपने पास नाम देते हैं सेकेंडरी मार्केट का। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी मार्केट का। क्लियर हुआ? ये होता है। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि लेट सपोज कि अगर मैं अपने पास प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, ठीक है, तो इनमें जो डीलिंग्स होती हैं वो किस किस तरीके से डील होती हैं, ठीक है। यानी अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम पैसा जो है वो अपने पास रेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। चलो अब बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो अब तो मेरा हक बनता है आपसे पूछने का, ठीक है। अगर किसी को आता है तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप मुझे बता दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से। नहीं आता तो पहले आप देखो ताकि नेक्स्ट क्लास में आप इसका सही आंसर दे पाओ, ठीक है। मेरे साथ साथ सुनो, हम इसको ना ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको करा रहा हूँ, इतना बुक में नहीं दे रखा जितना मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रमेश सिंह से नहीं आएगा। रमेश सिंह सिर्फ एक आधार है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। मेरी बात को समझ लो, हमें तो बहुत सारी चीजें इसके अलावा पढ़नी है दोस्तों। इसके बाद जो मैं अगला चैप्टर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर मैं रमेश सिंह में चैप्टर नंबर 15 से कहीं ज्यादा टॉपिक्स अलग से कराऊंगा, क्योंकि जो इस बुक के अंदर नहीं दे रखा। भाई मुझे तो ब्लाइंडली एक बुक पे वैसे ही फॉलो नहीं करना है, मुझे तो आपको इकोनॉमिक्स में प्रो लेवल का बनाना है कि फिर चाहे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप हमारी अगर ये सीरीज देख रहे हो तो आप आसानी से उन सभी का आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास देखो, एक तो आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, और एक आपके डिवेंचर्स आ जाते हैं, है ना, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। दूसरा आपका आ जाता है शेयर्स और इक्विटी। शेयर्स या फिर इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद आता है आपके डेरिवेटिव्स। सर डेरिवेटिव्स ये कुछ नहीं समझ आया? अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैंने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव के बारे में आपको बताया था, याद करो। अच्छा बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के अंदर क्या क्या चीज आती है सर, थोड़ा बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड में एग्जाम्पल के तौर पर मसाला बॉन्ड।
मसाला बॉन्ड भी होता है हमारे पास, महाराजा बॉन्ड होता है, पांडा बॉन्ड होता है, ये सब इसके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। कौन कौन से होते हैं दूसरे हमारे पास? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, ट्रेजरी बिल आता है, कॉल मनी आता है, सॉवराइन बॉन्ड्स आते हैं। और तीसरा आपका आता है स्पेशल पर्पस बॉन्ड। तीसरा क्या आता है? स्पेशल पर्पस बॉन्ड। ये स्पेशल पर्पस बॉन्ड होते हैं, जैसे आपके ब्लू बॉन्ड हो गए, ग्रीन बॉन्ड हो गया, सोशल इंपैक्ट हो गया, और आपके बैंक्स हो गए, ये सब आपके स्पेशल पर्पस में आते हैं। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ये बॉन्ड्स में क्या क्या चीजें आपने बताई थी? मैं बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड और पांडा बॉन्ड्स आते हैं। शॉर्ट टर्म की एग्जांपल्स की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं, ट्रेजरी बिल आता है, कॉल मनी, सॉवराइन बॉन्ड। और स्पेशल पर्पस के अंदर आपका ब्लू बॉन्ड होता है, ग्रीन बॉन्ड होता है, सोशल इंपैक्ट और बैंक्स वगैरह आती हैं, ठीक है। अब अगर हम शेयर एंड इक्विटी की बात करें, ठीक है, तो शेयर एंड इक्विटी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ फंड, जैसे आपके जो कंपनी में इशू किए जाते हैं, जैसे आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, जैसे आपके प्रेफरेंस शेयर हो गए, जैसे आपके रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, ये सब इसके अंदर आती हैं। मुझे जो पढ़ाना है दैट इज डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब है कि उसकी रियल में खुद की कोई अपनी वर्थ नहीं है, बल्कि वो किसी और से जनरेट की गई है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आप कल को प्रॉपर्टी बेचते हो अपनी, तो प्रॉपर्टी को जब बेचोगे तो उसके कागज वगैरह बनाओगे नहीं बनाओगे? अब उस कागज पे लिख दिया कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए और हमें 50 लाख रुपए दो, क्या मैं कहूंगा इस कागज की कीमत कितनी है? 50 लाख रुपए। लेकिन रियलिटी में उसकी कागज की कीमत तो 5 रुपए भी नहीं है। लेकिन सिर्फ उसका जो एक कहते हैं ना फाइनेंशियल एसेट्स है, उसकी वैल्यूएशन उस पर की गई, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? डेरिवेटिव बोल देते हैं। उस पेपर को, जो प्रॉपर्टी के पेपर उनको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव बोलेंगे। जो किसके अगेंस्ट है? एक डेरिवेटिव एसेट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो डेरिवेटिव में क्या क्या चीजें आती है आपकी? डेरिवेटिव में आपका यही आता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। यानी मैंने अभी आपको पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि अभी पार्टिसिपेटरी नोट हमारे कौन से वाले सेगमेंट के अंदर आता है। और इसके एग्जांपल क्या बनेंगे? और इसके एग्जांपल आपके लोन पेपर्स बनेंगे। मैंने भी अभी बोला था ना, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं वैसे लोन के भी पेपर होते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं। और क्या क्या आएगा? आपके ऑयल बैरल्स आएंगे, ऑयल बैरल्स आएंगे। इसके बाद आपका गोल्ड आ जाएगा, इसके बाद आपका स्वैप आ जाएगा, इसके बाद आपका 6 नंबर पे फॉरेन करेंसी आ जाएगी। ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? डेरिवेटिव्स में। मुझे इन सब में से आज आपको जो पढ़ाना है दैट इज पार्टिसिपेटरी नोट। मुझे आपको ये बताना है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं, और बहुत मन लगा के समझना, आपको प्रॉपर एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये बताओ, ये जो बेस मैंने आपको बताया, ये समझ आया कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में सेबी उसको रेगुलेट करता है। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है। याद है ना, बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर आपको बताया था मैंने, ठीक है। और इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करती है। इसके अंदर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो ये जिसमें डील करती है उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके डिवेंचर बॉन्ड्स के रूप में हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्पेशल पर्पस। शेयर और इक्विटी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके शेयर, डिवेंचर बॉन्ड्स, शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं। डेरिवेटिव में पार्टिसिपेटरी नोट आते हैं, लोन पेपर, ऑयल बैरल्स, गोल्ड, स्वैप, फॉरेन करेंसी। फिलहाल अभी जो मुझे आपको पढ़ाना है दैट इज पार्टिसिपेटरी नोट्स। अभी पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है? मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का दिक्कत नहीं है? मैं आगे चल सकता हूँ? ये सर बिल्कुल, आप आगे चलो। चलो ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ पार्टिसिपेटरी नोट का मतलब क्या होता है। बहुत आराम से समझेंगे, एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ये हमारा फॉरेनर इन्वेस्टर है, ठीक है, ये कह लो फॉरेन इन्वेस्टर है। इसको दिख रहा है कि इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम, ठीक है। इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम क्या है? पेटीएम। इसको लग रहा है कि जैसे डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ, तब से हर बंदा पेटीएम को यूज करने लगा। और पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जिसकी टारगेटेड ऑडियंस पूरी 135 करोड़ की जनता है। सर कैसे है? देखो, आप छोटे छोटे रेडी वालों के पास जाओ, ठेले वाले के पास जाओ, पेटीएम का स्कैनर आपको वहां भी मिलेगा। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाओ, वहां भी आपको मिलेगा। छोटे ढाबे में जाओ, वहां भी मिलेगा। बड़े क्लब में जाओ, आपको वहां भी मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो पेटीएम की टारगेटेड ऑडियंस है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो इन जनरल सभी लोग इसके अंदर दायरे में आते हैं। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे व्यापारी नहीं हो, चाहे खुद का काम करते हो, चाहे किराए पे काम करते हो, चाहे सैलरी क्लास हो, चाहे पीजीपी इनकम हो, चाहे अदर सोर्सेज हो, चाहे कैपिटल गेन हो, हर जगह पेटीएम का आपको बोलबाला देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो फॉरनर ने देखा कि पेटीएम के फ्यूचर के अंदर जो शेयर्स है ना, ये बढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना आज हम इसको यहाँ पर बाय कर लें, ताकि इसकी जब रेट बढ़े तो हमें उसकी क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। तो भाई कोई भी फॉरनर इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखना।
एक फॉरेनर इंडिया की किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसको एक ऐसा मीडिएटर चाहिए जिस पर सेबी ट्रस्ट करे, क्योंकि बीच में सेबी आ जाता है। सेबी ये कहता है कि देखो जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर है उनका तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेकर हम सारा काम कर देंगे, क्योंकि जब भी सेबी के अंदर जैसे मान लो कोई इंडियन बंदा है, वो इंडियन बंदा पेटीएम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, सेबी साफ साफ बोलता है कि आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपका क्या चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। अब जो इंडियन इन्वेस्टर है उसका बैंक अकाउंट खोलते टाइम सारी चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे होंगे। दूसरा क्या बोलेगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। जब ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओगे तो अगेन डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, और फिर आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। जब हमने इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लिए तो क्या इन्वेस्टर जो इंडिया का उससे ज्यादा जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो। बट जांच पड़ताल की जरूरत पड़ेगी जब कोई फॉरेनर इन्वेस्टर आएगा। हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर के पास अपनी ब्लैक मनी है जिसको वो इंडिया में सर्कुलेट करने के लिए पैसा लगाना चाह रहे हो, इट माइट बी पॉसिबल ना। तो ऐसे में क्या बोला है कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FII बोलते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्वालिफाइंग, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं ये सारे, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल या फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, QFI बोलते हैं। ठीक है, आप इन दोनों की हेल्प से, कोई भी फॉरेनर इंडिया की कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकता है। सर ऐसा क्यों हुआ कि फॉरेनर को डायरेक्टली नहीं दे दिया, हमने इनकी हेल्प ली, क्यों लिया ऐसा? देखो ये जो दोनों कंपनियां हैं ये सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के अंदर करवाएंगी। तो इसका मतलब सेबी को इन दोनों की डिटेल है या नहीं है, पहले ये बताओ, क्या सेबी के पास इन दोनों कंपनियों की डिटेल है या नहीं है? ये सर बिल्कुल डिटेल है। और सेबी की गाइडलाइन अब इनके ऊपर क्या होने वाली है, फुलफिल होने वाली है। सेबी जो गाइडलाइन बनाएगी वो इनको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब कोई फॉरेनर है वो इनमें से किसी भी एक माध्यम को चुनेगा और वो अप्रोच करेगा कि मैं पेटीएम की कंपनी के इतने शेयर इस तारीख को खरीदना चाहता हूं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेंगे, इस पर्सन का पूरा अपना केवाईसी कराएंगे, जो भी केवाईसी के नॉर्म होते हैं वो पूरा कंप्लीट करेंगे, और सारा डेटा जो फॉरेन इन्वेस्टर का वो ये लोग रखेंगे। अब सेबी को कल को लगा कि ये फॉरेनर कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो ये फॉरेनर के पास नहीं जाएंगे, ये सीधा इनको पकड़ेंगे और कहेंगे तुमने जो अपना केवाईसी कराया था जरा हमें दिखाओ इसकी डॉक्यूमेंट, ये कौन बंदा है कौन नहीं है। मेरी बात को समझो। तो इससे इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो गंदा होने से बच गया, और जो ब्लैक मार्केटिंग था वो चैनलाइज होने से बच गया। मेरी बात को समझो। तो इस फॉरेनर को इस FII और QFI की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इस फॉरेनर को अपनी इस जगह पर क्या करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये इनको अप्रोच करेगा और फिर ये क्या करेगी, इस पेटीएम कंपनी के अंदर शेयर को बाय करके इसको दे देगी। मतलब एक तरह से खरीद यही रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से खरीद पा रहे हैं। अब मेरी बात को समझो। तो ऐसे में क्या होगा कि जब ये इसको अप्रोच करेगा तो अप्रोच करके शेयर वगैरह आएंगे। अब यही कंपनी जब इसको शेयर देगी तो इसको शेयर ना बोल के हम अपने पास नाम देंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स। आई होप अब आप समझ गए होगी पार्टिसिपेटरी नोट्स का मतलब क्या होता है। सर ये तो बड़ा सिंपल था। हाँ बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों बताया, ताकि आपको सिंपल लगने लगे। अगर हम इसको डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे ना तो आप बुक से पढ़ने के बाद 3-3 बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं आपको इन डेप्थ एग्जांपल ना दूं तब तक आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं, आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। हो सकता है बुक से समझ आ जाता है बट उतनी क्लैरिटी आपके अंदर नहीं आती। तो सर एक बात बताओ, क्या पार्टिसिपेटरी नोट का मतलब एक तरह से शेयर ही तो हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, बट फर्क इतना होता है कि ये वो शेयर होते हैं जो क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदती हैं और उसको किसको दे देती है, फॉरेनर्स को दे देती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे देती है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये फॉरेन इन्वेस्टर कोई कंपनी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हो सकता है। तो इनको जो शेयर्स दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं। बोलो ये आपको बात समझ आई? तो पार्टिसिपेटरी नोट इज जस्ट लाइक अ शेयर विच इज इशूड बाय द FII QFI as per the guidance of SEBI and this share is collectively known as participatory notes। बोलो क्लियर हुआ आप लोगों को? यस बिल्कुल क्लियर हुआ। तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं ये हमारे बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, अब इनकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इंडिया में आए, ये सारी बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बुक से रीडिंग लगाते हैं और एक एक चीज को समझते हैं कि बुक में क्या कहने की ये कोशिश अपने पास कर रहे हैं। चलो अब हमारे बुक से नोट करते हैं। बुक से करने से पहले मैं इसका फोकस सही कर दूं, थोड़ा कहीं फोकस नजर ना आ रहा आपको।
चलिए पढ़ो जरा, एक एक लाइन को पढ़ो, जो जो चीजें कराई ना मैं एक एक लाइन पढ़ाऊँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं हमेशा डिटेल में कराता हूँ, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट, अब पार्टिसिपेटरी नोट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बताता है ये एक क्या है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि पार्टिसिपेटरी नोट वो तीन टाइप कराए थे ना, बॉन्ड्स, डिवेंचर कराए थे, शेयर्स और डेरिवेटिव्स। तो आपको समझ आ गया ना, डेरिवेटिव में पहले ही पॉइंट मैंने आपको पार्टिसिपेटरी नोट्स का लिखवाया था। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, एक डेरिवेटिव है जो कि फॉरेन जुडिशियंस को क्या किया जाता है, इशू, और सेबी की गाइडलाइन के तहत, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड है कौन, एफआईआईज, उनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या इशू किया जाता है, पार्टिसिपेटरी नोट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एग्जांपल ना बताता तो इसको समझना मुश्किल होता नहीं होता, खुद बताना, बिल्कुल होता ना, बट क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया तो आप एक एक लाइन को क्रैम कर पा रहे हो, एक एक लाइन को ग्रैब कर पा रहे हो कि हाँ जो बात बोली थी वो क्या बोली थी, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट आर ऑल्सो नोन एज ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अच्छा इसके अलग से नाम दे रखे हैं कि अगर पार्टिसिपेटरी नोट का नाम ना दे रखा हो तो इसका मतलब ये भी होता है, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी लिंक्ड नोट्स, कैप एंड रिटर्न नोट्स एंड पार्टिसिपेशन रिटर्न नोट्स, ये इनके अदर नेम्स दे रखे हैं, ठीक है। बाकी ये आपको पढ़ने की जरूरत है। इसका लिखा है जो पार्टिसिपेटरी नोट का जो होल्डर होता है वो वोटिंग राइट को एंजॉय नहीं कर पाता। अब एक बात बताओ, अगर हम फॉरनर को वोटिंग राइट का एंजॉयमेंट दे देंगे तो ऐसे में तो जो हमारी कंपनी का स्टेक है वो तो बाहर चला जाएगा। अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए, फॉरनर्स को बोला गया, तो आप एफपीआई में पैसा मत लगाओ, आप किस में लगाओ, एफडीआई में पैसा लगाओ। और ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये एफपीआई के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एफडीआई में तो आपको ओनरशिप मिल ही जाएगी, बट यहाँ पर आपको ओनरशिप नहीं मिलती। यहाँ पर सिर्फ आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट जो रिटर्न वगैरह होता है वो मिलेगा, बाकी ओनरशिप आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो वहीं पर लिखा हुआ है जो पार्टिसिपेटरी होल्डर्स होते हैं ये कोई भी वोटिंग राइट को एंजॉय नहीं कर पाते, या कोई भी सिक्योरिटी वगैरह जो होती है पार्टिसिपेटरी नोट को वो एंजॉय नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों, उनके पीछे की क्या क्या रीजन है, क्या क्या वो वजह है, ठीक है। सबसे पहली वजह यह है कि हमारे यहाँ पर फॉरेनर इन्वेस्टर को मना किया जाता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट ऐसे बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिनको पता है कि इंडिया की बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनमें पोटेंशियल पावर है कि वो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं। तो क्योंकि उनको ये चीज नजर आ गई और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट है। बोलो क्लियर हुआ। चलिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि इंडिया में क्यों पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो इतने ज्यादा फेमस है। सेकंड है ऑफ शोर डेरिवेटिव मार्केट अलाउ इन्वेस्टर टू गेन एक्सपोजर द लोकल शेयर विदाउट इंकरिंग द टाइम आउट एंड कॉस्ट। अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर को अपना टाइम बचाना है और वो चाहता है कम से कम समय के अंदर अच्छा खासा रिटर्न कमाना, तो ऐसे केस में वो दूसरे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है उसके लिए शेयर मार्केट, और उसमें भी क्या, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तीसरा इसमें दे रखा है रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन कॉस्ट बाय participatory note also provide customized tool to manage risk, lower financing cost and enhance पोर्टफोलियो यील्ड। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड में हर कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड मतलब अलग अलग कंपनी का मिक्सचर होता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा पार्टिसिपेटरी नोट होता है ये भी एक हमारा हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसके अंदर कस्टमाइज तरीके से अलग अलग चीजें दे रखी होती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कम से कम आती है। और क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम से कम आती है तो फॉरनर्स जो होते हैं वो इंकरेज होते हैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाने में जिनके उनमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी कम से कम आएगी, है ना। सोच के देखो, अगर किसी चीज में लागत ज्यादा आ रही है क्या उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा? द आंसर इज नो। ठीक है। इसका अगला रीजन है पार्टिसिपेटरी नोट अलाउ करते हैं आपको हेजिंग टूल। अब आप कोई सर हेजिंग टूल क्या होता है, वैसे मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूँ। आपको हेजिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा। हेजिंग टूल का मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। मतलब सर थोड़ा एग्जांपल देकर बताओ। जैसे कि अगर मैंने अपनी एलआईसी करा ली तो एक तरह से जो मैंने अपना रिस्क है, जो फाइनेंशियल रिस्क है, उसका इंश्योरेंस करा लिया और उसको प्रोटेक्ट कर लिया। इसका मतलब मैंने एलआईसी के साथ एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट जो आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं उनको बोलते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट एक तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को क्या देता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि हाँ उन्होंने जो अपना पैसा लगाया वो बिल्कुल सिक्योर जगह पर लगाया और आपका रिस्क क्या हो जाएगा, इसका मिनिमाइज हो जाएगा, यानी मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। पांचवा रीजन ये इंडिया में इतने पॉपुलर क्यों है, तो उसके पीछे पॉपुलरिटी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर है अगर उसको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर तो उसके लिए सबसे बेहतर रूट क्या होता है, फेवरेबल रूट क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट, जिसके तहत वो इंडिया में पैसा लगा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी एक कंपनी पेटीएम है, क्या पेटीएम अकेली ऐसी कंपनी है जो ग्रो अप करने वाली है? नहीं, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। और बाहर के लोग, अब एक बात बताओ, अगर बाहर के लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे तो इससे हमें फायदा पहुंचेगा। पता है क्या सबसे बड़ी चीज है कि
देखो कंपनी को फायदा हो रहा है वो हो रहा है, बट देश को भी फायदा हो रहा है। पता है कैसे फायदा हो रहा है? जब बाहर का बंदा पैसा इंडिया में लगाएगा तो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा ना, और हर कंट्री क्या चाहती है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना। तो ये एक तरीका होता है फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने का। जब बाहर का बंदा आएगा तो ये थोड़ी वो गांधी जी लेकर आएगा, वो तो अपनी डॉलर यूरो पाउंड जो भी उसके पास है वो लेकर आएगा, और हमारे पास जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी उतना हमारा काम जो है वो बढ़ेगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको हिंदू न्यूज़पेपर एक कराया था 3 सितंबर का, ठीक है। 3 सितंबर को जो हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज मैंने डाली थी अपने दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, उसमें मैंने बताया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 30% से इंक्रीज हो गया अगस्त महीने में। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं अगस्त 2020 से 2021 को, तो ये हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। आपको याद आ रही है वो वाली न्यूज़ जिसमें बताई थी? इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करना चाहते हो तो हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। और मैं जानता हूँ आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, इसीलिए हम उसका एनालिसिस लेकर आते हैं, और वो एनालिसिस हम दूसरे चैनल पे डालते हैं जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। तो पहले उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पढ़ने में मजा तब आता है जब हम बुकों को प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको डायरेक्ट रूट प्रोवाइड कराता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, और ये कि हाईली सेफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अनअकाउंटेड रहेगी। सर अनअकाउंटेड का मतलब क्या हुआ कि जब आप फॉरेन FII और QFI को बीच में लेकर आओगे तो इस इन्वेस्टर की जो आइडेंटिटी है वो सेबी को रिवील नहीं की जाएगी। सेबी को नहीं बताया जाएगा कि कौन सा इन्वेस्टर है फॉरेन का जिसने पैसा लगाया, क्योंकि क्या माना जाएगा कि पैसा किसने लगाया, FII ने, और बाद में वो FII किसको बेच देगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच देगा। तो ऐसे में किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर की जो आइडेंटिटी वो रिवील नहीं होगी इंडिया के अंदर। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाना ज्यादा सिक्योर समझते हैं जब उनके पास 1 नंबर का पैसा हो या 2 नंबर का पैसा हो, ठीक है। चलो बोलो क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद क्या लिखा हुआ आगे, पार्टिसिपेटरी नोट जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा एक्सेस मिल जाए फॉरेन इन्वेस्टर का, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए और आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने के लिए मिल जाए। अच्छा इनको कौन रेगुलेट करता है पार्टिसिपेटरी नोट को? तो नो डाउट सेबी करती होगी। तो वही ये लिखा हुआ है पार्टिसिपेटरी नोट जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसको जो है ओवरसीज ट्रेड की तरह यूज किया। तो ओवरसीज का होता है दूसरे देश हमारे यहाँ पर व्यापार करते हैं, और इसको रेगुलेट करना इतना आसान काम नहीं होता, बट इसको कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। पार्टिसिपेटरी नोट को किसके द्वारा इशू किया जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है, और ये इनको ग्रीन शीट इंडिया के अंदर कब मिली थी? 1994 के अंदर मिली थी। यानी पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू जो हम पैसा लगा सकते थे, ये इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था कॉन्सेप्ट? इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, इंडिया स्टार्ट्स इन 1994 के अंदर इसको ग्रीन झंडी मिली थी कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहता है, यस वो कर सकता है, बट डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको FII की हेल्प लेनी बीच में पड़ेगी, बट अपने नाम से वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे पार्टिसिपेटरी नोट को लाने के? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है और जो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हाइड की जा सकती है सेबी के थ्रू, जिससे कि कोई भी फॉरेन कंपनी का या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। ये डाउन स्ट्रीम इंश्योरेंस होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपके फंड्स को आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है दूसरी कंट्री के थ्रू, जहां भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला आप वहां पैसा लगा सकते हो। और साथ के साथ इसमें क्या होता है, जो FIIs होते हैं वो पूरी तरीके से सेबी के साथ क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, कह लो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, तो ये एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और सेबी इसमें सारी के सारी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो फॉलो करवाता है FIIs के थ्रू। अब देखो ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये था आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको जो मैंने आपको कराया वो बिल्कुल समझ आ गया हो। अच्छा मैंने ऊपर हिंदी में भी एक चीज लिखे हुए कि पार्टिसिपेटरी नोट इज जस्ट लाइक अ शेयर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा नॉन रेजिडेंट को शेयर की जगह इशू किया जाता है। और अगर मैं जुलाई 2020 का डेटा उठाऊं तो उसके हिसाब से अभी इंडिया के अंदर 63,288 करोड़ के पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू किए गए। ये भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट रहा है कि लोगों ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जुलाई 2020 के अंदर, यानी कोविड के टाइम पर ये इन्वेस्टमेंट की गई थी। कितने रुपए की? 63,288 करोड़ की। अब आप सोच के देखो कि 68,288 करोड़ अगर इंडिया में आए होंगे तो क्या वो गांधी जी आए होंगे? नहीं सर, वो तो डॉलर यूरो पाउंड पता नहीं कितनी कितनी करेंसी में आए होंगे। बिल्कुल सही कहा। तो इससे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। और खास बात ये है कि इसमें जो फॉरेनर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो बदले में पार्टिसिपेटरी नोट लेते हैं, इसमें आपको स्टॉक मार्केट को या सेबी को कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ QFI और FII के पास होती है।
बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था पार्टिसिपेटरी नोट, हमने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आप जानते हो जब भी हम कोई टारगेट अचीव करते हैं हम उस पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। सो आई होप इसके आपको पार्टिसिपेटरी नोट का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बचे हुए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।